आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय माँ मातृभूमि। वर्तमान समय में यूजीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सवर्णों द्वारा जो क्रोध, प्रतिरोध, प्रतिकार देखा जा रहा है वो तो ज़रूरी है ही, किंतु उससे भी ज़्यादा आवश्यक यह है कि आप प्रतिरोध से आगे बढ़कर आत्मरक्षण की मांग करिए। क्योंकि जब सत्ता दल में बैठे भाजपा सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने और आगे बढ़े ओबीसी, एससी, एसटी के तथाकथित पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित ये बहुजन वर्ग जो वास्तविक वंचित शोषितों का हक खाते हैं, ये आपस में अब एकता ना बने, है ना, समरसता ना रहे, ताकि इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जब सवर्ण इनकी मदद करेंगे वास्तविक शोषित वंचितों की, तो उनके बच्चे आगे पढ़ के जाएंगे, तो इनके बच्चों के भविष्य पर खतरा होगा। इसलिए भी ये भेदभाव बने रहने देना चाहते हैं और उसका ठिकरा सवर्णों पर फोड़ते हैं। और भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने और आगे बढ़े तथाकथित इन वंचितों, शोषितों ने, बहुजन वर्गों ने यह स्वीकार कर लिया है कि सवर्ण शोषणकारी, भेदभावकारी, नफरतवादी है। तो क्यों इन सवर्णों से बहुजन वर्ग को, उनके बच्चों को दहशत में रखा जाए? क्यों ना अलग से सवर्ण संस्थान की मांग की जाए? क्यों ना सवर्ण आयोग की मांग की जाए? सवर्णों के टैक्स लेकर के वास्तविक वंचित, शोषित और दमित सवर्णों के उत्थान में लगाया जाए। जब सरकार ऐसा नहीं कर सकती, टैक्स तो वो सभी से लेती है, किंतु वह सवर्णों को उपेक्षित कर करके, उनका तिरस्कार करके सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए लाती है। तो आप सवर्ण आयोग, सवर्ण करके व्यवस्थित होने के लिए उनके हित में लगाए जाने की मांग करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सवर्ण का बच्चा जब आगे बढ़ता है, उच्च शिक्षा संस्थान में जाता है, तो वो ये समझता है कि ये क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद का कोड अंग्रेजों द्वारा थोपा गया, यह तथ्य है। 1870 के आसपास जातीय जनगणना अंग्रेज करवाते हैं। 1901 या 2 के आसपास जो भारत के सनातनी सिद्धांत, मनुस्मृति विधान था, उस गुण कर्माधारिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी जो प्रगतिशील थी, वो आज के तथाकथित जातियों में जन्मा, किसी भी जाति का हो, किंतु वो अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक यानी शूद्र हो जाता था। उसे ही एच.एस. रिस्ले उस जातीय व्यवस्था को 1901 में जन्मना कर देता है और उसी कोड को भारतीय संविधान में अपने चाटुकारों से घुसवा देता है। तो समस्या वहाँ हुई, लेकिन इसका भी ठिकरा सवर्णों पर फोड़ा जाता है। और जब सवर्ण उस शिक्षण संस्थान में बढ़ते हैं, तो वो उस कोड को समझ करके उस भेदभाव से परे उठते हैं। और जो बहुजन वर्ग के छात्र हैं, वो भी 12वीं तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, समरसता से रहते हैं। वो आपस में, समाज में, गांव में, स्कूलों में खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। जैसे ही विश्वविद्यालय में आते हैं, भौतिक रूप में, सहपाठी के रूप में बेंच पे बैठते हैं, साथ में रहते हैं, यह भी एक सत्य है। किंतु जैसे ही वो कम्युनिस्ट, अम्बेडकराइट्स, दलित विमर्श आदि की कविताएं, पुस्तकें, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं, उनमें जातिवादिता बढ़ने लगती है। दरअसल ऐसा होता इसलिए है कि ये जो तथाकथित ओबीसी, एससी, एसटी की आगे बढ़ी जातियाँ वास्तविक शोषित वंचितों के हक खाते हैं, वो इसीलिए ऐसा करती हैं ताकि इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। उन कविताओं में अगर कोई ऐसा मशीन हो जो पैरामीटर बता दे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सत्य है, कितना तथ्य, तो मुझे लगता है 5 से 10% ही वो बुनियाद सत्य निकल सकता है। और वो भी घटना कुछ और हुई रहती है, लेकिन गढ़ी कुछ और जाती है। जैसे एक उदाहरण ले लें, डीयू के तथाकथित प्रोफेसर का यह कहना है कि मैं संघ की शाखाओं में नहीं गया तो मुझे परमानेंट नौकरी नहीं दी गई। लेकिन वो बाहर आते हैं, यानी वहाँ पर जला उनका किसी विचारधारा से, सत्ता पक्ष से या भाजपा से या संघ से, किंतु उनका व्यक्तिगत जला और वो समाज को आकर के जलाने लगे। ब्राह्मणवाद की आड़ में ब्राह्मणों पर, मनुवाद की आड़ में राजपूतों पर, सवर्णों पर। देखिए ये कितने प्रगतिशील व्यक्ति हैं। जो रामचरितमानस, बाबा तुलसी की लिखित रामचरितमानस विश्व की सबसे बेस्ट सेलर पुस्तकों में है। सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशों में भी सबसे ज़्यादा वो बिकने वाली पुस्तक है। जो गुण कर्म आधारित उसमें वर्णाश्रम मिलते हैं, किंतु उन बाबा तुलसी को ये जातिवादी कवि कह देते हैं और खुद जात से जमात तक की पुस्तक लिख देते हैं। कितना दोहरापन है। ऐसे ही लोग
वैसे साहित्यों में गढ़ते हैं। और मानसिक हैरेसमेंट, मानसिक शोषण सवर्ण बच्चों का होता है विश्वविद्यालय में, उन गोष्ठियों में खास करके। आज नहीं तो कल यह विद्रोह ऐसे ही मनगढ़ंत बातें रची गईं, गढ़ी गईं और इनको प्रसारित करता रहा गया तो निश्चित है कि एक दिन आपको स्वर्ण संस्थान की तो मांग करनी ही पड़ेगी। उस समय माहौल और अराजक रहेगा। इसलिए सही समय पर सही चीज़ का चुनाव करें, सतर्क रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नेता, प्रवक्ता, आईएएस अधिकारी बहुजन वर्ग से आते हैं, वो आपकी बहन बेटियों पर भी अपशब्दों में टिप्पणी इसीलिए कर देते हैं चूँकि ये आरक्षण का व्यवस्था जाति आधारित है। और वो तर्क इसलिए रख देते हैं, अपने से नीचे मानी जाने वाली जातियों को हाथ पकड़ के अपनाते नहीं हैं। सबसे पहले जब वो आगे बढ़ते हैं तो अपनी ही नीचे जातियों में विवाह क्या करेंगे, अपनी ही जातियों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये प्रो जातिवाद हुआ ना, अतिशय जातिवाद हुआ ना। जब सवर्णों का सवर्णों में विवाह करना आप जातिवाद मानते हैं तो आप तो प्रो जातिवादी हुए। और ये तर्क इसीलिए रखते हैं कि हम आरक्षण तभी खत्म करेंगे जब ब्राह्मण वर्ग अपने से निचली जातियों से करेगा। इसीलिए यह अपमान आपको सहना पड़ता है। एक दिन भारी पड़ सकता है अगर आप इसे प्रगतिशील और आर्थिक आधार पर नहीं करवाएं। आरक्षण का यह विकृत स्वरूप है। आप अपनी बहन बेटियों के लिए, सवर्णों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सवर्ण आयोग की जो आप मांग कर रहे हैं उसमें सावधानी की बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं उदाहरण यह रख दूँ, बिहार सवर्ण आयोग है, यूजीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर उसने कुछ मुंह खोला? क्या उसने कभी यह सत्ता वर्ग से सवाल किया कि हमारे जो प्रतिभावान तेजस्वी बच्चे हैं उनका पलायन विदेश हो रहा है, वो यहाँ पे खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जा कर के सेवा विदेशों में दे रहे हैं? क्या वे यहाँ रहते तो उससे बहुजन वर्गों का, भारत का विकास नहीं होता? क्या भारतवर्ष हमारा समृद्ध नहीं होता? वो हीरा नहीं, कोहिनूर प्रतिभाएं हैं जो पलायन करती है। उस पर उसने कुछ कहा? यूजीसी जैसे एक तरफा दाब वाला, सवर्णों को दमित करने वाला, कुचलने वाला कानून लाया गया, क्या उस पर आपके बिहार सवर्ण आयोग ने कुछ कहा? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के पद पर रहे वो ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, क्षत्रिय आदि इन्हीं जातियों के जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जैसे परशुराम सेना हो गया, करणी सेना हो गया, कायस्थ महासभा हो गया, वैश्य सभा, इन्हीं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे और सचिव रहे उस पद पर, ताकि सत्ता वर्ग की चूड़ियाँ टाइट कर सके, मनमानी ना करने दें। और स्वर्ण आयोग से संबंधित दूसरी बात चिता दूँ कि बिहार में जो 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए वंचित, शोषित सवर्णों की बात की जा रही है, तो उस पर भी आपको खास सावधान रहना होगा। सवर्णों की ही ज़मीन लेकर के सवर्णों को अगर देनी हो तो दें, ओबीसी की ज़मीनें लेकर के ओबीसी को दें, एससी एसटी की ज़मीनें लेकर के एससी एसटी में दें। चूँकि विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन किया था, बहुत से स्वर्ण जातियों ने अपने बहुजन वर्ग को अपनी ज़मीनें दी उनको आगे बढ़ने के लिए। और हर जातियों में, हर वर्गों में जो आगे बढ़ी जातियाँ हैं उनके पास ज़मीनें ज़्यादा रहीं, जो बुद्धिजीवी थी। आप यादव, कुर्मी, जाट, गुज्जर, जाटव, इन सब जातियों के पास भी काफ़ी ज़मीनें रहीं। किंतु ये ज़मीनें कम कैसे हुईं? तो जो जनसंख्या भारत में आज़ादी के समय 43 से 46 करोड़ के आसपास थी, आज अभी आज़ादी के 100 साल पूरे नहीं हुए और भारत की जनसंख्या 143 करोड़ के आसपास चली गई है। क्या यह उचित रहेगा कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, बहुजन वर्ग, और वो ज़मीनें सवर्ण दें? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी 4 पिता हैं, जनरल ओबीसी के 2-2 बच्चे हैं और एससी एसटी के 4-4 बच्चे हैं। तो यह बताइए कि और चारों लोगों के पास, चारों पिताओं के पास 4-4 बीघा ज़मीन है, तो जनरल ओबीसी के बच्चों को 2-2 बीघा पड़ेगा और उनके बच्चों को 1-1 बीघा पड़ेगा। तो क्या ओबीसी जनरल का बच्चा एससी एसटी के पिता के बच्चों को अपना धन संपत्ति देगा? यह जायज़ है? यह कानून कहता है? तो मैं यही कहूँगा कि जनरल का ज़मीन अगर देने की प्रक्रिया हो तो जनरल के धनाढ़ लोगों से ज़मीनें लेकर के आप जनरल वालों को, ओबीसी के धनाढ़ वर्ग से ज़मीनें लेकर के ओबीसी के वंचित लोगों को, एससी एसटी के धनाढ़ वर्गों से ज़मीनें लेकर के एससी एसटी के वंचितों तक ये चीज़ पहुंचाई जाए। और अंत में सबसे प्रमुख बात मैं यह कह दूं
कि आप सनातन के अगुआ वर्ग से हैं, स्वर्ण समाज, आपको दलितों का भी हितैषी होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, बहुजन वर्ग को, वास्तविक शोषित वंचितों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप SC/ST एक्ट का विरोध मत करिए, चूँकि सही मायने में जो मनभड़ू लड़ाकू जातियां हैं उनका शोषण करती हैं, आए दिन निकल के आ जाता है। आप SC/ST एक्ट का विरोध ना करें, चूँकि जो लड़ाकू जातियां हैं, जो मनबढ़ू जातियां हैं, वो सही मायने में उनके ऊपर शोषण करती हैं। अतः उनका आत्मरक्षण करने का वो बुनियादी हथियार है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत जगह हो रहा है। तो आप हर जिला में लाइट डिटेक्टर लैब की मांग करिए, जिसमें झूठ पकड़ने की मशीन लगे, और जब झूठा केस हो तो उसमें अनिवार्यतः 3 साल की सज़ा हो और 3 लाख रुपए का भुगतान करना हो। इसकी मांग करिए।